हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपने प्रस्तावना की क्लास नहीं ली है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप पहले वो क्लास लें, उसके बाद पीवाईक्यू डिस्कस करें तो आपको ये पूरा टॉपिक मेमोराइज करने में बहुत आसानी रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को फायदा मिले। तो अपन आज बात करेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, ये एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता था, उनको साइकोलॉजिकल डराना चाहता था, इसीलिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया। इसका सार क्या है? इस क्वेश्चन का सार है कि प्रस्तावना में जो संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। डायरेक्ट वन लाइनर में ये क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन इन्होंने पूरी प्रस्तावना देख के यहाँ पे पूछा है कि इसमें डेट क्या अंकित है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई अपन ने क्लास में पढ़ा था प्रस्तावना वाली में कि जो प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की जो तिथि है वह आपके है 26 नवंबर 1949। तो आपके इसका आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949। अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि तो है 26 नवंबर 1949, जबकि भारत में पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो संविधान लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। तो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि क्या है तो वह आपके रहेगी 26 नवंबर 1949। ये चीज ध्यान रखना है, 2 पॉइंट यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। यहाँ पे देखिए ये प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन शायद आपको क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा होगा कि भाई ये प्रस्तावना से रिलेटेड है क्या। यहाँ पे पूछ रहे कि प्रस्तावना में जो है भारत के बारे में जो उल्लेख है 26 जनवरी 1950 में प्रस्तावना में भारत के बारे में संविधान में क्या उल्लेख था, उसके 4 ऑप्शंस दिए। तो ये अपने को प्रस्तावना के बारे में पूछा गया। अब आपके ऑप्शंस देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये पूछा है अपने को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ उस वक्त प्रस्तावना में क्या उल्लेखित था। तो देखिए आपके जब संविधान लागू हुआ तब आपके इसका आंसर रहेगा बी। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन ये अपूर्ण है। जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जब संविधान लागू हुआ था तब ये शब्दावली थी। ठीक है, अब यहीं पर अगर आप भी आपके क्वेश्चन ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, अगर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे इसको हटा के बोल दे कि भाई वर्तमान में जो है भारत की जो है वास्तविक संवैधानिक स्थिति की, अगर यहाँ पे इसको हटा के वर्तमान का पूछ ले तो आपके ये आंसर रहेगा वर्तमान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो वर्तमान स्वरूप भारत का ये है, जबकि जब संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से उस वक्त भारत की जो संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये जो शब्द है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और इसके अलावा अखंडता, तो ये जो 3 शब्द है वो संविधान में बाद में जोड़े गए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा आपके 26 जनवरी का पूछा जाए तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और अगर वर्तमान स्वरूप पूछा जाए तो वर्तमान में रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में पहले पूछा गया, वर्तमान में क्या है ये अभी आपके आगे के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। मतलब जो संविधान निर्माताओं का मत है वो किसमें प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने का तरीका है ये मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते ही बताया कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रस्तावना से रिलेटेड जो है एक वीडियो है वो जरूर देखें। उसमें आपको ये बताया गया है कि भाई प्रस्तावना के जो बारे में पूरी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस किया,
उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी रहेगा। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं का मत किस में प्रतिबिंबित होता है, मतलब जो संविधान का जो सार है वो किस में प्रतिबिंबित होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। देखिए संविधान निर्माताओं का मत तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में भी स्पष्ट होता है, लेकिन पूरी तरह से जो मोस्ट करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके रहेगा उद्देशिका। उद्देशिका में संविधान के स्रोत क्या है, संविधान में का उद्देश्य क्या है, सरकार का स्वरूप क्या है, वो सारी चीजें इसमें उद्देशिका में दी गई है। उद्देशिका, प्रियम्बल या प्रस्तावना, ये चीजें एक ही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया है। यहाँ पे ये एक तरह से बोलूं कि भी सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अब यहाँ पे पूछा है कि कितनी प्रकार की, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सार क्या है कि कितनी प्रकार की न्याय का उल्लेख है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे अपन ने बात की थी कि भाई न्याय जो है भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। इसके अलावा समानता, तो समानता जो है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख है, और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब एक बंधुता का उल्लेख है। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख है, तो 3, 5, 2, 1। तो इसका आंसर आपके रहेगा ए, 3, 5, 2, 1। अच्छा ये आंसर भी है, ठीक है, 3, 5, 2, 1 इसका आंसर रहेगा। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता आपके 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आगे समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और भ्रातृत्व, बंधुत्व मतलब राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इन सब का उल्लेख आपके प्रस्तावना में। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आपको प्रस्तावना, यहाँ पे वो एग्जामिनर ये देखना चाह रहा था कि आपको प्रस्तावना कितनी याद है, क्योंकि अगर किसी को प्रस्तावना याद होगी तभी वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। तो इसीलिए आप पहले की क्लास जरूर देखें, उसमें हम लोगों ने स्लाइड वाइज आपको मेमोराइज करवाया है कि किस पॉइंट को किस तरह से ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ये भी पहले अभी क्वेश्चन पूछा गया था उसी तरह से। तो देखिए इसमें ऑप्शन है सार्वभौम, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। एक देखिए शब्दों का ट्विस्ट किया गया है यहाँ पर, सार्वभौम मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो एक समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। तो यहाँ पे इन्होंने वर्तमान स्वरूप के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे किसी डेट का नहीं दिया ना, तो यहाँ पे वर्तमान स्वरूप के बारे में पूछा गया है। तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, ये यहाँ पे वर्तमान स्वरूप है, तो ये इसके बारे में पूछा गया है। आगे अपन बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन आपके निम्नलिखित शब्दों पर, ये स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अब ये शब्द दिए गए प्रस्तावना से रिलेटेड, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और धर्मनिरपेक्ष। तो इनका प्रस्तावना में सही क्रम क्या है, तो अभी देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे प्रस्तावना में सही क्रम पूछा गया है कि भाई इनका सीक्वेंसिंग में आप ऑर्डर करिए कि जिस तरह से प्रस्तावना में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंसिंग में आप इसको लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अपन ने बात की थी कि भाई जैसे प्रस्तावना की शुरुआत क्या होती है, हम भारत के लोग, पहली चीज ये होती है। उसके बाद हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ये एक सरकार का स्वरूप है। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहला टर्म आएगा सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद क्या आएगा, समाजवादी, CA। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, तो CAD। और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तो यहाँ पे आएगा D। और यहाँ पे गणराज्य होता तो गणराज्य भी रहता, तो इसका आंसर रहेगा CADB। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा आपके CADB। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको सीक्वेंसिंग भी याद रखना है कि जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो इसका भी आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि जो भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रताओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इस तरह से पूछा जा सकता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखिए भारतीय संविधान में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और एक बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब ये ईयर आपको ध्यान रखना है 1976, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में एक बार संशोधन, अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। ये भी डेट, ईयर भी ध्यान रखना है आपको। और किस संशोधन द्वारा,
तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। अब 3 शब्द कौन कौन से है वो चीज ध्यान रखना है। एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, एक इसके बाद में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और इसके अलावा जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे समाजवादी पूछा है, अगर आपसे पंथ निरपेक्ष पूछे तो पंथ निरपेक्ष बताना। यहाँ पे देखिए धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दो अलग अलग टर्म्स है, तो अगर आपके मोस्ट करेक्ट जो टर्म रहेगी वो रहेगी पंथ निरपेक्ष, एग्जैक्ट जो वर्ड है वो आपके रहेगा पंथ निरपेक्ष। कई जगह धर्म निरपेक्ष का भी उल्लेख रहता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट वर्ड जो है वो पंथ निरपेक्ष रहेगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो अभी अपन ने डिस्कस किया, तो संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और निष्ठा। तो यहाँ पे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अगर यहाँ पे आए अखंडता तो वो भी शामिल रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करते हैं? तो देखिए यहाँ पे बात करें, ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो रहेगा प्रस्तावना, मतलब पंथ निरपेक्षता का उल्लेख किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी अपन ने बात की 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, ये चीज पहले। अब अपन अगर यहाँ पे क्वेश्चन और ट्विस्ट कर दे कि निम्नलिखित में से किस भाग में, संविधान के किस भाग में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों का उल्लेख है? तो धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों का उल्लेख आपके मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकार में आपके अनुच्छेद 25 से 30, तो यहाँ 25 से 30 में आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से ट्विस्ट हो सकता है वो भी ध्यान रखना है। देखिए भारतीय कौन इसमें अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है तो वो प्रस्तावना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे जाए कि संविधान के किस भाग में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो वो आपके रहेगा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल है। तो यहाँ पे इस तरह से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस तरह से ट्विस्ट हो सकता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अब 1975 के बारे में बात की है तो यहाँ पे देखिए बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो यहाँ पे देखिए 1975 ईयर आपको स्पेशली मेंशन किया है एग्जामिनर ने। तो यहाँ पे मेंशन क्यों किया गया कि भाई 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये इनमें शामिल नहीं है। तो 1975 में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? डी रहेगा आपके अखंडता, क्योंकि ये 1976 में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा, कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो अपन अभी बात की कि भाई समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसमें यहाँ पे जैसे 2 ही है, अखंडता होता तो अपने उसको शामिल करते, ग्राम स्वराज इसमें शामिल नहीं किया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संबंध पहले से ही था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपके आंसर रहेगा तो 1 और 3 रहेगा, 1 और 3 आपके ये बी ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो संविधान की उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है या प्रियम्बल है, उनमें से कौन सा कथन सही है? तो अपन बात करें, पहला स्टेटमेंट है, नेहरू का ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततः उद्देशिका बना। जो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, वह अंततः उद्देशिका बना। ये सही है क्योंकि जो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव जो प्रपोजल रखा था वो आपके 13 दिसंबर 1946 को रखा, 13 दिसंबर 1946 को रखा और ये संविधान सभा से 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही प्रस्तावना थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब ये न्यायालय में इसमें परिवर्तन के लिए नहीं अपील की जा सकती, तो ये भी सही है। आपके पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें संशोधन किया जा सकता है और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये संविधान के विशेष प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, तो ये संविधान के विशेष प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। आपके ऑप्शन सही है क्योंकि ये विशेष प्रावधानों को कैसे रद्द कर सके, इसमें जो उल्लेखित है उनको ये रद्द नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें आपके आंसर रहेगा आपके 1, 2 और 4, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं।
आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, मतलब लीगल एक जो ड्राफ्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे ये कि ये लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, ये विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, यहाँ के जो विभिन्न प्रोविजन है ये लागू नहीं किया जा सकता, मतलब ये न्याय योग्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा आपके यह लागू नहीं किया जा सकता। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे। अब कौन से शब्द नहीं थे, तो 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पे एक तो ये नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, तो और ये नहीं था। तो यहाँ पे देखिए आपके आंसर रहेगा 1, 2 और 3। यहाँ पे ये रहेगा आपके 1, 2 और 3, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। गणराज्य था, तो जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान स्वीकार किया गया, कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो स्वरूप क्या था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये बाद में जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये इस टाइम शामिल नहीं थे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है। देखिए ये जो यहाँ पे जो आमुख है ये आपके प्रस्तावना को ही कहा जा रहा है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। आमुख का लक्ष्य, यहाँ पे आमुख से बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये प्रस्तावना से रिलेटेड ही कहा गया है। तो आमुख का लक्ष्य नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है, मतलब प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख है उसके बारे में बात की इन्होंने। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय ये बिल्कुल है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, अवसर की समानता ये भी है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा तो आपकी ये भी है। अब अपने को ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या है, ये सभी प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे ये सभी चीजें शामिल है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा डी, सभी चारों इसमें शामिल है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि आमुख का लक्ष्य जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस या बीपीएससी के एग्जाम में। तो यहाँ पे आमुख का ध्यान रखना है, प्रस्तावना के बारे में ही कहा गया है इंडियन पॉलिटी में। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए कथन कारण के बारे में प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट सही है। अब इसे 42वें संशोधन द्वारा 1976 में प्रतिस्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये स्वरूप है, इसे इस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये दोनों सही है और दोनों की सही व्याख्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये पूछते कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, अगर बाई चांस देखिए मान लीजिए ये वर्ड्स यहाँ पे नहीं होते, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा कि आपके कथन सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्वरूप है ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही लागू किया गया था। इससे पहले ये मूल संविधान में ये स्वरूप नहीं था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके कथन कारण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता किस वाक्य से आरंभ होती है। मतलब भारत में लौकिक जो सार्वभौमिकता है, लोकतंत्रात्मक जो जनता से संबंधित जो है वो किस वाक्य से आरंभ होती है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तावना के बारे में, मतलब इसका जो सार है क्वेश्चन आपको समझ में इस तरह से नहीं आएगा अगर आपके ऑप्शन नहीं रहे या प्रस्तावना का टॉपिक नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन ही आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है लौकिक सार्वभौमिकता मतलब जो लोकतंत्रात्मक है जो चीजें हैं, या भारत में जो संविधान की जो बेसिक नींव है, मतलब जो लोकतंत्र जो जनता को समर्पित है संविधान, वो किससे शुरू होती है। तो यहाँ ऑप्शन है प्रजातांत्रिक भारत, जनता के जनतंत्र, जनता के लोकतंत्र और हम भारत के लोग। तो देखिए लौकिक सार्वभौमिकता किससे शुरुआत होती है, मतलब प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से शुरुआत होती है। ये जो शब्दावली है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। वहां पे जैसे यूएसए के जो संविधान में क्या है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जो ये शब्दावली हम भारत के लोग, ये शब्दावली आपके यूएसए से ली गई है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके ये रहेगा। यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखना है, अगर आप ऑप्शन हटा दें या प्रस्तावना का टॉपिक हटा दें तो कोई गैस नहीं कर पाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन प्रस्तावना से रिलेटेड है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता किस वाक्य से आरंभ होती है। मतलब प्रस्तावना किससे शुरुआत होती है, हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है। तो ये आपको स्पष्ट है कि भाई ये आपके संविधान की प्रस्तावना में, और हम भारत के लोग इस शब्दावली का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना में भी किया, प्रस्तावना में ही किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है।
भारत शब्द का उल्लेख जो है यह 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि भारत शब्द का उल्लेख यहाँ पे कितनी बार हुआ है। आगे अपन बात करें कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कि भाई ये भी आप देखिए कि आप गेस कर सकते कि ये प्रस्तावना से रिलेटेड है, तो अगर क्वेश्चन से गेस नहीं किया जा सकता, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके फॉर्मेट में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद और अंतःक्रियावाद। तो देखिए ये जो समान रूप से मानव है, ये सार्वभौमिकता यूनिवर्सल फॉर्म में इसको आपके शामिल होता है। ये सिद्धांत यूनिवर्सलिटी के सिद्धांत में ये शामिल होता है, व्यक्तिपूर्ण और समान रूप से मानव है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके, ये थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्या। तो ये यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है उस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। अभी अपन ने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात की कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष इसका मोस्ट करेक्ट है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष पूछा है, सेम ही मीनिंग है। जैसे अपन बात करें कि भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो देखिए जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का जो सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर इसमें रहेगा वो रहेगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए जो यहाँ पे एग्जैक्ट जो वर्ड मेंशन किया गया है संविधान में वो है आपके पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का कोई पंथ नहीं है, राज्य सभी पंथों का सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, राज्य किसी भी पंथ के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो पंथ को आप धर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष के बारे में या पंथ निरपेक्ष के बारे में मोस्ट करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य यहाँ पे देश को भी माना जा सकता है और स्टेट को भी माना जा सकता है, यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, मतलब प्रस्तावना में इस कौन से शब्द शामिल नहीं है। तो अगर आपको प्रस्तावना याद होगी तभी आप प्रस्तावना में ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो अगर आपको प्रस्तावना याद करना है तो आप वीडियो में देखिएगा, उसमें स्लाइड्स में आपको प्रस्तावना के सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, वर्ड्स हैं, वो किस तरह से याद करवाए जा सकते हैं वो मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहेगा संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और संघ। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में संघ का उल्लेख नहीं है। संघ का उल्लेख कहाँ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में है। इससे संबंधित प्रोविजंस है कि भाई भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में है। तो संघ का उल्लेख जो है यह आपके प्रस्तावना में नहीं है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने पहले बात की थी कि भाई भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो ऑप्शंस देखते हैं, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में जो है आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है, ये चीज ध्यान रखना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो अभी अपन ने न्याय के बारे में बात की, उसी तरह से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यही सीक्वेंस है। और धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, तो ये प्रस्तावना में आपके शामिल नहीं है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन करेक्ट है, उसके बारे में आपको पता करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द ये उक्त शब्द 76 में जोड़े गए थे, ठीक है, सॉरी 96 नहीं 76, ठीक है, 1976 में उक्त शब्द 1985 में, यह भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, यह भी गलत है। तो आपके जो कौन सा कथन जो है प्रस्तावना के संदर्भ में सही है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 1950 के लागू संविधान में नहीं थे। ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार ट्विस्ट करके आता है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा जा रहा है, वो ध्यान रखना है। जैसे अभी अपन ने पीवाईक्यू में ये देखा कि भाई जो प्रस्तावना को आमुख भी कहा गया है,
तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे जो यूपीएससी जैसे लेवल, यूपीएससी के एग्जाम्स में एक बार जो है आपके एस्टीमेट कमेटी जो है प्राकलन समिति, तो प्राकलन समिति का उन्होंने लिखा था पांडुलेखन समिति। तो इस तरह से जो है क्लिष्ट शब्द या टफ वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं ताकि बच्चे उसमें कंफ्यूज रहे। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें लास्ट क्वेश्चन आज का, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टर्म्स है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर ने किस भाग को किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो इसका आंसर तो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाएगा। जबकि अगर ओवरऑल पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये प्रस्तावना रहेगा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कैसे है, और इससे अधिक मोस्ट करेक्ट ये कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान के जो है विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले संविधान का स्रोत क्या है, जनता, उसको शामिल किया गया है। संविधान के उद्देश्य क्या है, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, या संविधान को लागू करने की तिथि, वो सब चीजें इसमें शामिल की गई है। और सरकार का स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो प्रस्तावना में सभी चीजों का सार है, तो ये संविधान की आत्मा कहलाती है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 32 में है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप प्रस्तावना से रिलेटेड हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।